नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजेश रावल बापोली से आपके बीच हरियाणा जीके जो क्रमवार तरीके से कराया जा रहा है उसकी अगली कड़ी में आज हरियाणा जीके में नहरें जो सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। हरियाणा के अंदर सिंचाई जो है बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो हरियाणा के अंदर जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो हम विस्तृत व्याख्या के साथ करें कि हरियाणा के अंदर नहर क्या है और नदियां क्या हैं। नदियों के बाद स्थान आता है प्यारे दोस्तों नहरों का। हमें पता हो प्यारे दोस्तों कि पर्वतों के ऊपर जो बर्फ पड़ती है या बारिश आती है उससे बहने वाला जल नदी कहलाता है और नदियों के अंदर मिलने वाली छोटी नदी सहायक नदी कहलाती है। लेकिन हमें ध्यान हो नदियों से निकलने वाली सिंचाई के लिए नहर निकाली जाती है। तो नदियों के अंदर से निकलती है नहरें जो सिंचाई के काम आती है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि नदी और नहर अलग अलग है। तो नदियों के अंदर से नहर निकाली जाती है, बांध बना करके निकाली जाती है। तो उन नहरों से सिंचाई व्यवस्था बनाई जाती है। तो हमारे भारत में नहरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नहरें सिंचाई परियोजनाएं इनका नाम दिया जा सकता है। तो हम आज देखेंगे कि क्या है नहर सिंचाई परियोजना। देखो प्यारे दोस्तों, हमारी कृषि को सिंचित करने के लिए सिंचाई के बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। उन साधनों में से एक नहर भी एक साधन है, सिंचाई का साधन। तो सिंचाई के साधन कितने हैं ये हमें ध्यान हो। सिंचाई के साधन हैं प्यारे दोस्तों तीन महत्वपूर्ण साधन हैं हमारे यहाँ सिंचाई के। कौन कौन से हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों? 3 साधन हैं महत्वपूर्ण, हम उनकी बात करते हैं। तो पहला साधन है प्यारे दोस्तों नहरें। कौन सा है? नहरें। नहरों से सिंचाई होती है, ये पहला साधन है, मुख्य साधन है। लेकिन सबसे मुख्य साधन हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर नलकूप है। क्या है? नलकूप है। नलकूपों से 51.12% या 51.12% जो है खेती या सिंचाई होती है। एक है नहरें जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना। तो जो 48.36% जो है या मैं कहूँ 48.36% जो है हमारा सिंचाई करती है नहरें। नलकूप वहाँ 51.12 या 12% जो है सिंचाई करते हैं। ये भी हमें ध्यान हो कि नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो हमसे क्वेश्चन बनाएगा कि हरियाणा के अंदर सर्वाधिक सिंचाई किस साधन या संसाधन से होती है? तो हमने प्यारे दोस्तों क्या उत्तर देना है? नलकूप। नलकूपों के द्वारा हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई होती है। 3 महत्वपूर्ण साधन बताए थे। कितने? 3 महत्वपूर्ण साधन हैं प्यारे दोस्तों सिंचाई के। 3 में हमें ध्यान आया कौन सा है? नलकूप। कौन सा है? नलकूप। नलकूपों के द्वारा कितनी सिंचाई होती है, कितने प्रतिशत भूमि को सिंचित किया जाता है? तो 51.12% या 51.12% जो है प्रतिशत हिस्से को सिंचित करता है। इसीलिए नलकूपों के द्वारा हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई होती है। दूसरे नंबर पर आता है प्यारे दोस्तों नहर। कौन सा आता है? नहर, जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। 48.36% जो है हरियाणा के अंदर भूमि को सिंचित करता है। कौन? नहरें। ठीक है। तो नहरों के द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? 48.36% जो है या 36% जो है होती है। उसके बाद है प्यारे दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण साधन कौन सा रहा है? वर्षा। कौन सा रहा है प्यारे दोस्तों? वर्षा, जिसे हम वर्षा भी के माध्यम से भी सिंचाई करते हैं, फुहारों के द्वारा भी करते हैं प्यारे दोस्तों,
और अन्य साधन भी है, जैसे पवन चक्की वगैरह भी हम क्या है प्रयोग करते हैं। किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो कितने प्रतिशत है प्यारे दोस्तों? 0.52%, 0.52% या 0.52% जो है हमारी जो सिंचाई होती है वो अन्य साधनों के द्वारा होती है। अब है हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है नहर, और उन नहरों के अंदर भी केवल सिंचाई, केवल सिंचाई। तो सिंचाई परियोजना है हरियाणा के अंदर, सिंचाई परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है जो सिंचाई के काम आती है। ये अलग से विभाग है जो है अपना नहरवे या सिंचाई विभाग है। और सिंचाई विभाग हमसे पूछा जाए कि सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो प्यारे दोस्तों इसका मुख्यालय है पंचकुला। कहाँ है प्यारे दोस्तों? पंचकुला के अंदर है। अब हमसे कहें कि सिंचाई मंत्रालय जो है, तो सिंचाई मंत्रालय किसके अधीन है? तो सिंचाई मंत्रालय है सीएम के अधीन। ठीक है, सिंचाई मंत्रालय, सिंचाई मंत्री कौन है? सीएम या मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के वर्तमान सीएम है। तो अब हमें आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों कि नहरों से हमसे कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, एक दो, कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो प्यारे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बनता है कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? सिरसा के अंदर। कहाँ होती है? सिरसा जिले के अंदर नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। उसके बाद है नहरों से न्यूनतम सिंचाई कहाँ होती है? न्यूनतम, कम से कम सिंचाई नहरों से कहाँ होती है? तो पंचकुला, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, ये ध्यान रखना है। नोट में हम इतना ध्यान रख सकते हैं प्यारे दोस्तों, पंचकुला के अंदर जो सिंचाई होती है वो नांगल परियोजना के अंतर्गत आती है। नांगल परियोजना, इसे उत्थान परियोजना भी कहते हैं, उत्थान परियोजना भी कहते हैं। तो नांगल उत्थान परियोजना के द्वारा जो है पंचकुला के अंदर सिंचाई होती है। तो फिर बात करते हैं नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है प्यारे दोस्तों। इसलिए मैंने पहले आपको 4 या 5% इसीलिए महत्वपूर्ण डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे हमें समझ आए कि किस प्रकार हमें याद करना है। तो नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है कहाँ होती है? कैथल के अंदर होती है। जो कैथल अपना कलायत मुनि का स्थान है कैथल, वहाँ पर सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा, जिसको हम ट्यूबवेल बोल देते हैं हरियाणवी भाषा में, तो ट्यूबवेल के द्वारा या नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कैथल के अंतर्गत होती है। नलकूपों के द्वारा ही न्यूनतम सिंचाई कहाँ होती है प्यारे दोस्तों? तो न्यूनतम सिंचाई की हम बात करें तो पंचकुला के अंतर्गत होती है। पंचकुला के अंतर्गत होती है क्योंकि ये पहाड़ी जिला है। और यहाँ पर क्या बताया था? नांगल परियोजना के द्वारा क्या है? नांगल उत्थान परियोजना के द्वारा जो है यहाँ की सिंचाई होती है। अब प्यारे दोस्तों हमें पता चला कि नलकूपों और नहरों में सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? सिरसा। कम की बात करें तो पंचकुला। और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कैथल के अंदर होती है, और न्यूनतम की बात करें तो पंचकुला के अंतर्गत आती है। अब 2017-18 की रिपोर्ट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी नई रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो इसी का आंकड़ा हमें ध्यान रखना है कि 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है, सिंचाई विभाग के द्वारा। तो 23.76 लाख हेक्टेयर पर क्या होती है? हरियाणा के अंदर भी सिंचाई होती है। 23.76 लाख हेक्टेयर में पूछे तो उत्तर देना है। 23.76 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती है। अगर हमें प्रतिशत में पूछे कि हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो हमें कहना है 75%, 75% जो है सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2017-18 की रिपोर्ट प्यारे दोस्तों ये है, और ये रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? सिंचाई विभाग के द्वारा जो है इसे प्रस्तुत किया जाता है। फिर पूछता है प्यारे दोस्तों कि देश में नहरों की सिंचाई में स्थान कौन सा है? अपने देश में, भारत देश में सिंचाई के मामले में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो ये पूछता है। ये ध्यान रखें कि अपना जो स्थान है वो दूसरा स्थान आता है।
किसके अंतर्गत आता है दूसरा स्थान प्यारे दोस्तों? देश में, पूरे भारत देश में नहरों की सिंचाई में हरियाणा का स्थान जो है दूसरा है। तो प्रश्न बनता है प्यारे दोस्तों, पहला स्थान किसका है? पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। दो आब क्षेत्र, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र बिल्कुल बीचों बीच उत्तर प्रदेश के जाती है, तो नहरों के द्वारा वहाँ बहुत अधिक सिंचाई होती है और क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है। अब ये पूछे कि घनत्व में नहरों से, देश में नहरों के द्वारा सर्वाधिक घनत्व के हिसाब से सिंचाई कहाँ होती है? तो पंजाब के अंदर होती है। कहाँ होती है? पंजाब के अंदर होती है। ये भी विषय ध्यान रखना है। घनत्व के हिसाब से पूछे तो पंजाब, और पहला स्थान देश में पूछे तो उत्तर प्रदेश, और हरियाणा का स्थान नहरों के हिसाब से पूछे तो दूसरा स्थान है प्यारे दोस्तों। अब वो नलकूपों के में पूछेगा कि भारत में नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई होती है उसमें देश में अपने हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान हमें ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। कौन सा? चौथा स्थान हमें ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, इस प्रकार वो हमसे पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं कि नहर की सिंचाई जो परियोजना है, या नहर सिंचाई परियोजना जो हरियाणा के अंतर्गत है, जो मनोहर लाल खट्टर जी के पास इसका मंत्रालय है, जिसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है, और जो सिंचाई विभाग अपने आंकड़ों के माध्यम से हमें ये बातें बताता है। तो सिंचाई परियोजना कितने प्रकार की हरियाणा के अंदर है? तो पेपर में आया था हरियाणा के अंदर किस प्रकार की या कितने प्रकार की सिंचाई परियोजना है। तो हरियाणा के अंदर प्यारे दोस्तों 3 ही प्रकार की सिंचाई परियोजना है। तो उनमें से पहली सिंचाई परियोजना की हम बात करें कि लघु सिंचाई परियोजना। लघु का मतलब होता है भाई छोटे स्तर पर जो सिंचाई की जाती है उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर, कम से कम कितने हेक्टेयर पर जो है सिंचाई होती है? तो 2000 हेक्टेयर तक, 2000, कम से कम 2000 तक जो है, तो 2000 तक जो सिंचाई करती है, जो योजना या परियोजना सिंचाई करती है, उसे लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी है मध्यम सिंचाई परियोजना। वही प्यारे दोस्तों, दूसरी है मध्यम सिंचाई परियोजना। ये 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक जो है सिंचित करती है। तो 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक जो सिंचित करती है उसे मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। फिर है बृहत। बृहत का मतलब होता है सबसे बड़ी या बड़ा। तो बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत क्या है प्यारे दोस्तों? 10,000 से अधिक हेक्टेयर में जो सिंचित करता है या सिंचाई करता है उसे हम बृहत सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो पूछा जाएगा जैसे भांकड़ा नहर है वो किस प्रकार की परियोजना के अंतर्गत आता है? तो हमें कहना है बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों इस प्रकार, क्योंकि भांकड़ा नहर जो है वो 6 लाख हेक्टेयर तक जो है सिंचाई करता है। तो ये हमसे पूछा जाए तो हमें उत्तर दे देना है प्यारे दोस्तों। अब बात करता है नहरों का शहर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है, नहरों का शहर किसे कहा जाता है। तो हमें ध्यान हो, हम 3 परियोजनाओं में लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर तक कम से कम ध्यान रखना है, मध्यम सिंचाई परियोजना जो है 2000 से लेकर के हमें 10,000 तक हेक्टेयर तक याद रखना है, और बृहत सिंचाई योजना जो है जिसे बड़ी सिंचाई बड़े स्तर पर हम माना जाता है वो 10,000 से अधिक हेक्टेयर पर माना जाता है। अब नहरों का शहर किसे कहा जाता है? एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने बनता है कि नहरों का शहर टोहाना को कहा जाता है। टोहाना, और टोहाना कहाँ है प्यारे दोस्तों? फतेहाबाद के अंदर है। कहाँ है प्यारे दोस्तों? फतेहाबाद के अंदर है। तो फतेहाबाद हरियाणा का दिल कहा जाता है, फतेहाबाद। फतेहाबाद, तो फतेहाबाद के अंदर जो प्यारे दोस्तों टोहाना नहरों का शहर कहलाता है। नदियों का शहर किसे कहा जाता है? नदियों का शहर किसे कहा जाता है? तो पेवा को नदियों का शहर कहा जाता है। किस झील को नदियों का घर कहा जाता है? तो सनीसा झील, उसे भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। सनीसा झील, सनीसा झील है उसे मोस्ट इंपोर्टेंट, सनीसा झील को क्या कहा जाता है? नहरों का संगम या नदियों का संगम, याद रखेंगे, नदियों का संगम भाई कहा जाता है सनीसा झील को। इसे सनीसा झील भी कहते हैं,
ये ध्यान रखना। अरुणा झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कुरुक्षेत्र के अंदर है प्यारे दोस्तों। अब है उत्तरी पूर्वी हरियाणा में सिंचाई होती है। अब हमें देखना है पूरे हरियाणा को क्षेत्रों में बांटा जाता है। जिस प्रकार पूछा जाता है हरियाणा को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कुरुक्षेत्र को हरियाणा कहा जाता है और फतेहाबाद के क्षेत्र को भटियाना कहा जाता है। रोहतक वगैरह के क्षेत्र को जटियाना के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हरियाणा को मुख्य क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे उत्तरी पूर्वी हरियाणा, उत्तर और पूर्व का हरियाणा, जैसे यमुनानगर है, पंचकुला है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है। तो इस क्षेत्र को हम कहाँ रखते हैं प्यारे दोस्तों, उत्तरी पूर्वी हरियाणा में रखते हैं। तो उत्तरी पूर्वी हरियाणा सिंचाई में क्या किस माध्यम से होती है, तो वर्षा जल से। किस पर, वर्षा के जल से, जो अन्य हैं हमारे जो साधन है अन्य साधनों में आता है। और नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना के अंतर्गत है जो अपना पंचकुला है और उत्तरी अंबाला और उत्तरी यमुनानगर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। फिर है जी हरियाणा का मध्यवर्ती भाग। तो हरियाणा का जो मध्यवर्ती भाग है, जिसे हरियाणा का हृदय कहा जाता है, रोहतक के आसपास का क्षेत्र, वो किससे, नलकूप और नहर और कुओं से। नलकूप भी है, नहर भी है और कुएं भी है। और कुएं हमारे अन्य साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के रोहतक जिले को निम्न में से किस साधन के द्वारा, संसाधन के द्वारा सिंचित किया जाता है, तो नलकूप, नहर और कुएं। उपरोक्त सभी ध्यान रखें। तो हरियाणा का दक्षिण पूर्वी हिस्सा में पलवल वगैरह है भाई प्यारे दोस्तों। पलवल और फरीदाबाद का क्षेत्र जो है वहाँ किससे होती है, नलकूप और नहरों से होती है। किससे होती है, नलकूप और नहरों से होती है। फिर हमसे वो पूछता है प्यारे दोस्तों कि हरियाणा का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ नलकूप और नहरों से होती है। तो रेतीला भाग है हरियाणा के अंदर, जो महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवानी है, तो भिवानी का दक्षिण हिस्सा है, तो वहाँ पर किसके माध्यम से, किस साधन के माध्यम से जो है सिंचाई होती है रेतीले हरियाणा में, तो या राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में। तो वहाँ नलकूपों के द्वारा भी होती है प्यारे दोस्तों। और वहाँ सबसे ज़्यादा है फुहारा पद्धति के द्वारा वो जो है सिंचित होते हैं। अब नहरें वगैरह भी वहाँ पर निकाली जा रही हैं, तो हमें नहरों का भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे से दोस्तों, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहना है। फिर हम बात करते हैं नहरों में। एक नहर परियोजना के अंतर्गत जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है हरियाणा की, उसकी हम बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों वो कौन सी है, पश्चिम यमुना नहर परियोजना। उसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों, पश्चिम यमुना नहर परियोजना। पश्चिम यमुना नहर जो है ये परियोजना हरियाणा की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, सबसे बड़ी। तो पश्चिमी यमुना नहर सबसे प्राचीन भी है और सबसे बड़ी भी है। तो ये पश्चिमी यमुना नहर परियोजना जो है कब से शुरू हुई है प्यारे दोस्तों, तो 1351 में इसी का नाम फिरोज तुगलक के द्वारा इसे बनाया गया था। 1351 से लेकर के 1355 तक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की जो है खोज की थी। और हिसार की खोज में जब वहाँ उसने अपना स्थान बनाया तो वहाँ पर शिकार गाह बनाया गया, जो पशुओं के लिए, घोड़ों के लिए घास का एक मैदान होता है, उसे शिकार गाह कहा जाता है। तो शिकार गाह को पानी पहुंचाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। तो नहरों के निर्माण में हमें ध्यान रखना है तुगलक वंश को ही इसका श्रेय जाता है। नहरों का जो निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है, तुगलक वंश कहा जाता है। तो तुगलक वंश में ही हमें ध्यान रखना है। तो नहरों का निर्माता भी या नहरों का निर्माण का सर्वाधिक निर्माण करने वाला कौन है, फिरोज शाह तुगलक, ये ध्यान रखना है। फिर है जी 1568 के अंतर्गत जो है ईस्वी में, 1568 ईस्वी में जीर्णोद्धार कराया था इसका। किसने कराया था, अकबर के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा भी प्यारे दोस्तों, अकबर के द्वारा 1568 ईस्वी में इस नहर का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार कराया गया था। फिर है 1626 ईस्वी के आसपास जो है शाहजहां, जो दिल्ली का शासक बना, तो ने दिल्ली तक इसका विस्तार कराया था। इस शाखा का नाम दिल्ली शाखा है। और जो हम बात करेंगे पश्चिम यमुना नहर की मुख्य 3 शाखाएं हैं। कितनी मुख्य 3 शाखाएं हैं प्यारे दोस्तों, मुख्य 3। एक सीधी सिरसा चली जाती है, एक हस्सी हिसार जाती है और एक दिल्ली शाखा है। ये 3 मुख्य शाखाएं हैं, हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद है जी
पश्चिम यमुना नहर का आधुनिकरण कब हुआ? अब 1626 तक तो क्या है, दिल्ली तक ले जाया गया, 1568 में जीर्णोद्धार कराया गया, 1351 से 55 तक इस नहर का निर्माण कराया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो अब बात आती है कि इसका आधुनिकरण कब से हुआ है, तो J.R. ब्लेन हुए हैं। कौन हुए हैं? J.R. ब्लेन अंग्रेजी अधिकारी हैं। तो J.R. ब्लेन के द्वारा इसका आधुनिकरण कराया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम यमुना नहर का आधुनिकरण कब हुआ, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो 1817 से लेकर 1820 तक जो है, इस समय तक जो है इसका क्या कराया गया प्यारे दोस्तों, 1817 से लेकर 1820 तक J.R. ब्लेन के द्वारा, अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा इस पश्चिमी यमुना नहर का आधुनिकरण, जो आज का रूप आप देख रहे हैं, इसे आधुनिकरण रूप कहा जाता है, ये कराया गया। अब फिर बात आती है प्यारे दोस्तों, यहाँ अंग्रेजी शासन में ही 1873 के अंदर जो है इस पश्चिमी यमुना नहर के लिए एक डैम बनाया जाता है, इसे डैम के द्वारा जोड़ा जाता है। तो हमें ध्यान रहे नोट में कि 1873 में ताजेवाला हेड बनाया गया। ताजेवाला हेड कब बना, पेपर में आ चुका है। ताजेवाला हेड या ताजेवाला बांध भी कह सकते हैं। ताजेवाला हेड या बांध जो है 1873 में बनाया गया। तो अब इस नहर को ताजेवाला हेड से कब जोड़ा गया, तो 1873 में, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद है, हम इस नहर की बात करते हैं, पश्चिमी यमुना नहर की, तो इसे मैप पे समझने का प्रयास करते हैं प्यारे दोस्तों। ये हमारा इस प्रकार जो है हरियाणा का मैप है प्यारे दोस्तों, ये इस भांति, और ये इधर से जाता है, ये इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। ये हरियाणा का मैप है। इस हरियाणा के मैप में हमें ध्यान रखना है कि ये हरियाणा का मैप है, आप देख सकते हो। इस हरियाणा के मैप में हमें ध्यान हो कि हमारी यमुना नदी आती है उत्तराखंड से, और वो कहाँ आती है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है, और वो स्थान क्या है, कलेसर के जंगलों में जो है प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना है। और गांव पूछे तो ताजेवाला गांव है, ताजेवाले गांव में प्रवेश करती है। तो यहीं पर 1873 के अंदर एक डैम बनाया गया, जिसे ताजेवाला डैम के नाम से जानते हैं, ताजेवाला हेड के नाम से जानते हैं। ताजेवाले गांव के अंदर ताजेवाला हेड बनाया गया। इस ताजेवाला के साथ क्या है, इस पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ा गया, और यहाँ से इसका रूप जो है मैप पे हम समझते हैं प्यारे दोस्तों, इस प्रकार ये यमुनानगर से होती हुई यहाँ पर यमुनानगर में हमीदपुर हेड है। यहाँ पर हमीदपुर हेड, मोस्ट इंपोर्टेंट, हमीदपुर हेड कहाँ है पूछा जाएगा, तो हमीदपुर हेड कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है प्यारे दोस्तों। चैनल है ये भी एक, हमीदपुर। तो हमीदपुर बांध भी इसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद है एक हमीदपुर डैम, हमें ध्यान रखना है, नीचे नारनौल के अंदर भी है बांध के नाम से, और ये क्या है, हेड है, पानी का चैनल है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में जिस प्रकार मिलता है वैसे ही उत्तर देना है आपने। अब उसके बाद है, ये नहर जो है पश्चिमी यमुना नहर ऐसे चलती है, यहाँ करनाल के मुनक में आ जाती है प्यारे दोस्तों। कहाँ, करनाल के मुनक में। और यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पर कि 2 ब्रांचेज हो जाती है इसकी, मुनक के अंदर। मुनक से इसके 2 नहर के रूप में आपको दिखाई देगी। 1996 से ये काम शुरू हो गया था, और हमें ध्यान हो 2012 में चालू हो गई थी। तो इस प्रकार एक पश्चिमी यमुना नहर से, मुनक से एक शाखा जो है इसकी सीधी दिल्ली, और एक शाखा इसकी हरियाणा से होती हुई, दोनों हरियाणा से होती हुई जाती है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्या है, ये नहर हरियाणा को सिंचित कर रही है। हरियाणा के लिए इससे अनेक नहरें निकाली जाएंगी, शाखाएं निकाली जाएंगी। और मुनक से 2 नहरों के रूप में जाती है, एक सीधी आपकी कहाँ चली जाती है, दिल्ली के अंतर्गत यमुना नदी में दोबारा से मिल जाती है। तो हमें ध्यान हो प्यारे दोस्तों कि ताजेवाला डैम से एक नहर पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ करके 1873 में हमीदपुर डैम से होती हुई सीधी मुनक करनाल में आती है, और मुनक करनाल से इसकी एक ब्रांच जो है इधर सिरसा शाखा के रूप में चली जाती है। किस रूप में प्यारे दोस्तों, सिरसा शाखा के रूप में चली जाती है, और ये सिरसा में क्या करती है, सिंचाई करती है। तो सिरसा शाखा हमें ध्यान हो यहाँ से कहाँ से निकाली गई है, मुनक से निकाली गई है, लेकिन मुनक से निकाल करके आगे स्पिद्दो जींद पड़ता है, स्पिद्दो सर्प दमन की धरती कहा जाता है। तो स्पिद्दो से यहाँ से नहर एक तो सीधी सिरसा शाखा चली जाती है, और एक हांसी शाखा इससे अलग हो जाती है। हांसी शाखा जो हांसी और हिसार को सिंचित
करती है। ये दोनों मुख्य शाखाएं हैं प्यारे दोस्तों, मुख्य शाखाएं। पश्चिम यमुना नहर की कितनी मुख्य शाखाएं हैं, तो हमें ध्यान रखना है 3। कितनी ध्यान रखना है? 3। पहली कौन सी है? सिरसा शाखा, दूसरी कौन सी है? हांसी शाखा, और तीसरी कौन सी है? दिल्ली शाखा। पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है। अब इसी स्पिद्दो से जो हांसी शाखा निकलती है, आगे जाकर के इससे रोहतक वगैरह, भिवानी वगैरह को सिंचित करने के लिए यहाँ से सुंदर शाखा, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा रहा है, तो ये सुंदर शाखा जो है इससे अलग हो जाती है। अब बात करते हैं आगे जाके सोनीपत में। ये पश्चिम यमुना नहर सोनीपत के रास्ते किस किस जिले से होकर के जाती है, हमें ध्यान हो। यमुनानगर से जाती है, कुरुक्षेत्र से जाती है, करनाल से जाती है, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत होती हुई दिल्ली चली जाती है। तो सोनीपत से एक नहर झज्जर शाखा के नाम से निकलती है। किससे? झज्जर शाखा के नाम से निकलती है। इसका नाम है झज्जर शाखा। जो रोहतक शाखा और झज्जर शाखा है वो आपस में पानी को मिला करके आपस में वहाँ पर सिंचाई की जाती है। इस प्रकार हम देखें, ये नहरों का जाल जो है हरियाणा के सर्वाधिक हिस्से पर बिछा हुआ है, और इसीलिए कहा जाता है कि पश्चिमी यमुना नहर से 5 लाख हेक्टेयर भूमि को जो है लगभग सिंचित किया जाता है। और भी है, ये तो केवल स्पेसिफिक है, इसका अपना है। भाखड़ा नहर में भी इसका पानी मिलेगा और उसके पानी के जल स्तर को भी ये बढ़ाएगा, क्योंकि ये क्या है? सदानीरा नदी से निकलने वाली नहर है, यमुना से निकलती है। तो प्यारे दोस्तों, जो मुनक से सीधी दिल्ली जाती है, जो 96 में काम शुरू होकर के 2012 तक जो है चालू हो गई थी इस नहर, इसकी लंबाई 102 किलोमीटर है। ये दिल्ली में जाकर के यमुना नहर में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा प्यारे दोस्तों, पश्चिम यमुना नहर जो है बहुत विस्तृत व्याख्या हमने की है इसकी। और यहाँ से देखें, ताजेवाला हेड है से 2 नहरें निकलती है। ताजेवाला जो डैम है प्यारे दोस्तों, ये ताजेवाला डैम है, इससे 2 नहर निकलती है, एक पश्चिम यमुना नहर और एक इधर हम ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश से होती हुई ये इसी मिल जाती है दिल्ली के पास जाकर के। ये पूर्वी यमुना नहर है। तो 2 नहर निकलती है, ध्यान रखना है, एक पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। ये 2 नहरें निकलती है, ये ध्यान रखना है। फिर सर्वाधिक क्षेत्र को सिंचित करने वाली नहर कौन सी है? हरियाणा में प्रथम स्थान जो रखती है वो कौन सी अपनी भाई? पश्चिमी यमुना नहर है। इसकी मुख्य 3 शाखाएं हमने डिस्कस की थी, दिल्ली शाखा भी है, हांसी और हिसार शाखा। फिर बात आती है यमुना और सतलुज लिंक की। यमुना नदी का और सतलुज नदी का जो पंजाब से बहती है, इन दोनों का लिंक है, जुड़ाव हुआ है, वो कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? एक तो बरवाड़ा के अंदर होता है, जब भाखड़ा नहर पढ़ेंगे तब अच्छे से मैप पे देखेंगे, बरवाड़ा के अंदर होता है, हिसार के अंदर बरवाड़ा पड़ता है, और एक नरवाना जींद के अंदर है, नरवाना के अंदर जो है ये जुड़ी हुई है। अर्थात मैं कहूँ, यमुना नदी का पानी यमुना नहर के माध्यम से हिसार के बरवाड़ा में एक डैम बनाता है, जिसे बरवाड़ा डैम के नाम से जाना जाता है, जिसकी अक्षमता जो है 1700 क्यूसिक है। जिसकी अक्षमता जो है प्यारे दोस्तों 1700 क्यूसिक है। और नरवाना जो जींद में है वहाँ उसकी जो अक्षमता है वो 2700 क्यूसिक है, जो पेपर में आ चुकी है कि नरवाना डैम की जो है बांध की पानी की अक्षमता कितनी है? 2700 क्यूसिक है। नरवाना जींद के अंदर पड़ता है, और ये दोनों ही जो बांध हैं दोनों लिंक का काम करते हैं, इसीलिए बरवाड़ा लिंक और नरवाना लिंक के नाम से जाना जाता है। नरवाना लिंक किन नदियों के जल को जोड़ता है? तो सतलुज और यमुना नदी के लिंक, या सतलुज और यमुना नदी के पानी को जोड़ता है। किसके माध्यम से जोड़ता है? पश्चिमी यमुना नहर के माध्यम से जोड़ता है और भाखड़ा नहर के माध्यम से जोड़ता है प्यारे दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो बरवाड़ा बांध में, अब ये बरवाड़ा बांध है, बड़ा फेमस है। बरवाड़ा बांध में 3 माह तक यमुना का पानी आता है, 3 महीने तक तो यमुना का पानी आता है। क्यों आता है? क्योंकि सतलुज से जो भाखड़ा नहर है उसका पानी सूख जाता है या इसको नहीं मिलता है। तो वहाँ कब मिलता है इसको पानी? 3 माह तक तो क्या मिलेगा बरवाड़ा को? यमुना नदी का पानी मिलेगा, यमुना नहर का कह सकते हैं। और 9 माह तक, 9 महीने तक सतलुज का पानी मिलता है या भाखड़ा नहर का पानी मिलता है, क्योंकि भाखड़ा नहर किससे निकलती है? सतलुज नदी से निकलती है। और यमुना, पश्चिम यमुना नहर किससे निकलती है? यमुना नदी से निकलती है प्यारे दोस्तों। तो ये बात भी हमें ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि बरवाड़ा
के बाद हम मूनक की बात करते हैं। मूनक से दिल्ली नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई है 102 किलोमीटर और 1996 से इसका कार्य शुरू हुआ था और दिल्ली और हरियाणा के बीच में एक समझौता हुआ था कि हमारा पानी, हमें पीने योग्य पानी चाहिए। तो इस प्रकार ये थी प्यारे दोस्तों आपकी पश्चिमी यमुना नहर। मोस्ट इंपोर्टेंट है पश्चिमी यमुना नहर प्यारे दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है नहर, और नहरों में भी हमने डिस्कस किया है प्यारे दोस्तों कि भाई नहर में सिंचाई परियोजना, उस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आज का विषय हमारा सिंचाई परियोजना था हरियाणा के अंतर्गत। उस सिंचाई परियोजना में भी हमने पश्चिमी यमुना नहर परियोजना को आज किया है, और पश्चिमी यमुना नहर परियोजना हरियाणा की सबसे बड़ी तंत्र वाली या सिंचाई तंत्र वाली नहर है। और ये कहाँ से निकलती है, किसने इसका निर्माण शुरू कराया था, और आज ये कितने लाख हेक्टेयर, लगभग अकेली 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों हमारे लिए पश्चिमी यमुना नहर, और इससे बहुत प्रश्न बनेंगे। आशा है आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा समझ में आता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो है, आपकी पोस्ट आपको बहुत जल्दी मिले, आप अपने कर्तव्य पर खड़े हो। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।